हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कांसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 फर्स्ट चैप्टर का आज सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। सो कंडक्टर मैं अलग से, जैसा बच्चे आप लोगों को सिखाया बताया था कि अलग से कराने वाला हूं। सो कंडक्टर के 2 लेक्चर होंगे, एक बेसिक लेवल पे होंगे जो हमें यहां जरूरत है, और एक ज्ञानम में मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप लेवल पे जाएंगे। ठीक है, अभी छोटी छोटी चीजों को देखेंगे। कंडक्टर में मजा आएगा, जैसे कोरोना डिस्चार्ज का नाम सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम सुना होगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जो कि इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, कुछ भी टिपिकल जैसा इसमें नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा मटेरियल कितने टाइप का होता है। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल। सो बच्चा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। टोटल कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? 3। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर जिसको नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। और एक होता है बच्चा सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। तीनों में क्या डिफरेंस है देखो। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री का मतलब क्या है कि दे अलाउड टू मूव। दे अलाउड टू मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की परमिशन होती है। किसमें होती है? कंडक्टर में। क्यों? फ्री है। फ्री है तो बच्चा भाग सकते हैं। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर में बच्चा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाउंडेड मतलब कहीं भी से कहीं पे भी जा नहीं सकते, होते हैं बाउंडेड कंडीशन में होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉट अलाउड टू मूव। नॉट अलाउड टू मूव मतलब कहीं भी मूव नहीं कर सकते। कौन? इंसुलेटर, क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं भी भाग नहीं सकते। तीसरा होता है, उसका नाम है बच्चा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे फिजिक्स के चैप्टर का फिजिक्स के बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। पूरा एक चैप्टर ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है, बट ये एक अलग ही कंसेप्ट है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें सर्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सर्टेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर्टेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर भी होता है, थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर भी होता है। दैट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? सेमी कंडक्टर। ठीक है, बट हमें सिर्फ यही सीखना है कंडक्टर। बट फिर मैंने मटेरियल के अबाउट बताया कि टोटल कितने टाइप के मटेरियल है? 3। एक और होता है सुपर कंडक्टर, उसके बाद अभी डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं देंगे। सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, सो 3 टाइप पता चला। हम कंडक्टर के अबाउट देखने वाले हैं, तो कंडक्टर के अबाउट क्या, हाउ कैन वी डिफाइन कंडक्टर? ए मटेरियल व्हिच हैज very large number of free electrons and allowed to move from one point to another point within the surface मतलब ऐसा नहीं कि भाग के दौड़ते दौड़ते सरफेस से बाहर निकल गया, इतनी एनर्जी उनके पास नहीं होती है। मतलब विदिन द सरफेस बाउंड्री, जहां तक उसका सरफेस है वहीं पे भाग सकता है, सरफेस से बाहर निकलने की परमिशन नहीं रहती। ठीक है, सो कंडक्टर इज अ मटेरियल in which electrons are free to move under surface boundary, सही है। सो इतना आपको पता चला किसके अबाउट बच्चा? कंडक्टर के अबाउट। बाकी सबको अभी डिफाइन करने की नीड नहीं है, जैसे जैसे टाइम आएगा बाकी लोग भी डिफाइन होते जाएंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करेंगे बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बहुत सारे पॉइंट्स देखना है, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रॉपर्टीज, स्पेलिंग सही लिखा ना? प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? कंडक्टर। सही है, एकदम अच्छे से देखेंगे। मैंने एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के इनसाइड ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है।
कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चा? जीरो। अभी देखेंगे एग्जैक्टली रीजन क्या होता है कि जीरो क्यों होती है। चलो देखते हैं। ये लिया बच्चा एक न्यूट्रल कंडक्टर, ध्यान से देखना, ये लिया एक न्यूट्रल कंडक्टर, मतलब ये कोई रेक्टेंगल शेप का है, ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर कैसा है बच्चा? न्यूट्रल है, मतलब कोई भी इसके पास एक्सेस चार्ज नहीं है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे बच्चा? प्रोटॉन्स होंगे। सही है। नाउ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं यूनिफॉर्म लेके दिखा रहा हूं, बाद में नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी सेम ही होता है, ठीक है। सो दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पूरे कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस कैसा है बच्चा? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म है, देखो मैं बीच से नहीं दिखा रहा हूं, डॉटेड डॉटेड अभी दिखा दे रहा हूं। बीच से एग्जैक्टली कंडक्टर के इनसाइड फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है मुझे वही सिखाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे एक न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी, बट फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड का उल्टा लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगता है फील्ड का उल्टा। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस में दिखाया, इससे फोर्स किधर लगेगा? उल्टा। जैसे फोर्स लगा, कौन सा फोर्स बच्चा? इलेक्ट्रिक फोर्स। वैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक भागना स्टार्ट करेंगे किधर? अपोजिट टू द प्लेट। तो इधर क्या स्टार्ट होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे नेगेटिव एक हुआ ना, देखो जैसे एक नेगेटिव चार्ज इधर इस प्लेट पे गया तो एक यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। तुरंत यहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हुआ। अंदर इस प्लेट के अंदर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड ई इंड्यूस्ड। उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, इंडक्शन फेनोमेना से हुआ, ठीक है। सो अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्युमुलेट होते जाएंगे, उधर उतना ही इधर क्या होते जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन है कब तक इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे? कब तक इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे? सो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक भागते रहेंगे जब तक कोई धक्का मारने वाला है, जब तक इनके बीच कोई धक्का मारने वाला है। धक्का मारने वाला मतलब क्या? फोर्स लगाने वाला है। और फोर्स जब तक लगेगा इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? भागते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते किसके इक्वल टू हो जाएगी बच्चा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम ऐसा आएगा जब अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई इंड्यूस का नाम दिया है, बाहर वाले फील्ड के क्या हो जाएगा? इक्वल टू। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स की जीरो तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस पे देखो, इस पे इलेक्ट्रॉन क्यू इंटू क्या? ई नेट, क्यू इंटू ई नेट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब तब जब ई नेट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ई नेट मतलब क्या कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यही एक्सटर्नल, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या हो गया? तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। जीरो हुई, इसका मतलब क्या हो गया? ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। सो जब भी कंडक्टर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इनके जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तक भागते हैं जब तक उसके कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया है, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल टू नहीं हो जाए? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उन पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए? जीरो। तब तक वो भागते रहेंगे। मतलब जब तक फील्ड है अंदर, ऐसा नहीं कि इनिशियली इनके अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता है, इनिशियली फील्ड होता है, बट वो इलेक्ट्रॉन भागते तब तक भागेंगे जब तक फील्ड रहेगा। और जब फील्ड
एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, तब नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तब वहां पे अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब इनसाइड, ये इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चा क्या होता है 0 होता है। तो अगर परफेक्टली अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा, तो चेक करो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अंदर में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चा 0 होती है। क्यों 0 होती है पता चला? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक भागते हैं जब तक बाहर वाली फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, और उस टाइम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्या हो जाती है 0। दिस वन इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये ले लिया हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो, मैं दूसरा प्रॉपर्टी कराता हूं। सो बच्चा प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो क्या होता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल में बताया होगा कि सभी चार्ज सरफेस पे आ जाता है। कैसे होता है देखते हैं एक बार, कि अगर ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कोई कंडक्टर है, और इस पे चार्ज क्यू दिया, क्या दिया क्यू, तो जैसा मैंने बताया था कि सभी चार्ज कहां पे हो जाएगा सरफेस पे। मतलब इनसाइड की वैल्यू हमने इनसाइड जो है ये मटेरियल है, ऐसा नहीं कि यहां मटेरियल नहीं है, हाँ ये मटेरियल है, बट स्टिल मैंने बताया था जो भी चार्ज होता है सरफेस पे। क्वेश्चन ऐसे कैसे मान लेंगे सरफेस पे। तो देखो हमने ये देखा है कि कंडक्टर में जहां भी मटेरियल होगा, अभी पॉइंट नंबर 1 वही था, जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। मतलब कंडक्टर जहां पे भी दिख गया, जहां पे मटेरियल दिख गया कंडक्टिंग मटेरियल, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी 0। सो इसके अंदर ना कोई भी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, मतलब इसके थोड़ा अंदर एक गॉसियन सरफेस लिया, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस इस स्फीयर के अंदर। दिस वन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ क्या था बच्चा, सो E डॉट dA इक्वल टू क्यूइन अपॉन क्या था एप्सिलॉन नॉट, क्यूइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो तो हमें पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चा 0। क्या होती है 0। हम इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, तो यहां पे पूरे ये सरफेस पे, ये पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0। अगर इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बच्चा क्या पता चला कि Q इनसाइड की वैल्यू भी अंदर क्या है 0। अंदर में इस पूरे के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो Q इनसाइड की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज है किधर, तो चार्ज है बाहर, किधर सरफेस पे। तो एक प्रूफ पता चला कि कोई भी चार्ज कंडक्टर में सरफेस पे ही इसलिए रहता है क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट क्या होती है 0, मतलब चार्ज है ही नहीं। चार्ज किधर है बच्चा, तो चार्ज सरफेस पे, चार्ज किधर है बच्चा सरफेस पे। ठीक है, अब आप बात करेंगे बच्चा कि कंडक्टर में अगर कैविटी आ जाए तब क्या हो। कैविटी पता है ना, दांत में होल, डॉक्टर के पास वो कोलगेट का ऐड आता है तो उसमें बताते हैं ना कि दांत के अंदर जो होल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं कैविटी। यहां पे भी वैसे ही है, कंडक्टर के इनसाइड होल, उसको क्या बोलेंगे बच्चा कैविटी। सो कोई भी एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर लिया, कैसा भी, और इसके अंदर एक ले लिया कैविटी, इसके अंदर क्या ले लिया बच्चा है कैविटी। मतलब यहां पे मटेरियल है, देखो यहां पे क्या है मटेरियल है, अंदर ही इसमें मटेरियल नहीं, ये पूरा खाली है, ये पूरा क्या है खाली है। सो दैट इज कैविटी। ठीक है, क्या है कैविटी। क्वेश्चन है इसमें हमने यहां पे चार्ज क्यू दे दिया सरफेस पे। क्वेश्चन है चार्ज क्यू कहां पे दिया सरफेस पे, तो अब चार्ज कहां जाएगा, चार्ज बाहर ही रहेगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे रहेगा, या अंदर भी रहेगा, क्योंकि ये भी तो एक सरफेस ही है, अंदर वाला सरफेस है, और ये क्या है बाहर वाला कंडक्टिंग सरफेस है। समझ रहे हो, ये तुमको डिस्क नहीं दिख रहा है, ये 3D में है बच्चा, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, सो अंदर क्वेश्चन ये कि चार्ज को देने से क्या अफेक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है चेक करो।
हमने पूरे कंडक्टर पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये कंडक्टर पे कोई पॉइंट लेके कंडक्टिंग मटेरियल पे एक क्या ले लिया बच्चा, गॉसियन सरफेस ले लिया। किस पे, कंडक्टिंग मटेरियल पे। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल पे गॉसियन सरफेस लिया तो लिखा E डॉट dA इक्वल टू क्या दिखेगा बच्चा, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी कंडक्टिंग मटेरियल पे हमने पॉइंट लिया तो इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, 0। कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या दिखनी चाहिए, 0। ये वेल नोन है कि अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल पे कोई पॉइंट लिया तो यहां पे अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। मतलब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन ये कि जो चार्ज हमने क्यू दिया वो कहां पे रहा, तो आंसर है वो कहां पे रहा बच्चा, सरफेस पे रहा। क्यों, क्योंकि अगर ये प्लस है, अगर तुम मान लोगे कि ये माइनस है तो गलत हो जाएगा ये, कि अगर तुमने यहाँ पे प्लस लिया तो अगर ऐसा बोला कि इंडक्शन से ये माइनस हो गया तो तुम्हारा प्रिंसिपल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस के अंदर चार्ज हो जाएगा। अगर चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 0 नहीं होगी तो गलत बात हो गया ना, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही खराब हो गया। सो हमें याद रखना है, क्या पता चला इसमें कि कैविटी हो या कैविटी ना हो, हम अगर चार्ज किसी भी कंडक्टर पे देते हैं तो वो चार्ज कहां पे रहता है, सरफेस पे रहता है। मतलब बाहर में तुम कुछ भी करो, बाहर के सरफेस पे तुमको जो करना है करो, अंदर के कैविटी पे कोई भी इफेक्ट वो नहीं डालेगा। मतलब बाहर में कुछ भी करो, चार्ज दो नहीं दो, अंदर में उससे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी उसके कॉज से। सही है, ये क्या था बच्चा, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो बच्चा अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। कौन सा नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, चार्ज कहां पे होगा बच्चा, सो चार्ज इसको क्यू दिया गया है, वेरी गुड। चार्ज क्यू दिया गया है तो कहां पे रहेगा बच्चा, सरफेस पे ही, कॉमन सेंस। हमने अभी देखा चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे चार्ज स्फीयर को जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को हमने पकड़ के डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें डाल दिया, इस पूरे यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। बच्चा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मतलब नहीं था ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तो समझ में आया कि चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। क्वेश्चन है अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया तब क्या होगा, तो क्या अब भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्या अभी इस कंडक्टिंग मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, आंसर है हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ना रहे, यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट यहां पे कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। क्वेश्चन है कैसे, सो देखो, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला ना, इसको, इस पूरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, चाहे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा। कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस पे क्या लगता है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है। तो सारे के सारे प्लस चार्ज किधर जाएंगे बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। और ऐसा थोड़ी है कि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ तो रहे होंगे ना, तो जो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर आ जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक्सेस नंबर ऑफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ गए और माइनस वाले इधर आ गए। अब इन दोनों के कॉज से देखो, ये माइनस के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये माइनस के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और प्लस के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो होगा क्या अंदर में बच्चा, ये चार्ज क्यू, अभी भी इस पे चार्ज टोटल कितना है बच्चा, अभी भी चार्ज क्यू ही है, पहले भी क्यू था अभी भी क्यू है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हुआ है, अरेंजमेंट इधर उधर हुआ है। सो इस इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज क्यू है इसके कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चा, ऑलरेडी इधर। सही है, तो होगा क्या कि ये जितने चार्ज पार्टिकल हैं खुद को इस फैशन में, इस अरेंजमेंट में खुद को प्लेस करेंगे कि उसके कॉज से इस मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0।
all the positive charge particles will arrange themselves in a fashion such that electric field due to external application is equal to electric field due to point charge, मतलब due to charge particle Q, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वैल्यू है उसका ये चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। मतलब ये जो चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इस फैशन में खुद को अरेंज करेंगे कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दे, जीरो। मतलब अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ड्यू टू चार्ज Q एंड प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहेगा, जीरो। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिख रही है, जीरो ही दिख रही है। क्या दिख रही है, जीरो। ठीक है, पक्का, किसी को डाउट नहीं है। अब इसका बच्चा पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, जिसमें और थोड़ा सा अच्छी चीजों को देखते हैं, जिसमें कैविटी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। यहां तक समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो तो ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेगा ना कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में कैंसिल आउट कर देगा, उल्टे डायरेक्शन में ऐसे प्लेस करेगा कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। तो अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या दिखी, अभी भी जीरो दिखी। ठीक है, अब थोड़ा और कैविटी से रिलेटेड बात करते हैं। यहां पे एक ले लिया अगेन स्फीयर, कुछ भी कंडक्टर लिया, और यहां पे बच्चा एक ले लिया कैविटी, मतलब मटेरियल यहां है, मटेरियल यहां पे है, मटेरियल कहां नहीं है, सो मटेरियल यहां नहीं है, मटेरियल वहां नहीं है। और अभी क्या किया बच्चा, अंदर में एक चार्ज डाल दिया प्लस Q, अंदर में कैविटी के अंदर। अभी कैसे रखा है पता नहीं, किसी ये से हवा में लटका के कुछ तो रखा, कैविटी में एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q, सही है। और पूरा का पूरा ये कंडक्टर है, न्यूट्रल है, मतलब ये कंडक्टर पहले से ही क्या है, न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन है अब क्या होगा, ये चार्ज कैविटी में अभी रख दिया, इससे पहले नहीं रखा था कैविटी में चार्ज, अभी रख दिया तो क्या होगा, तो चेक करो, कुछ नहीं, फिर से ये कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे लेके गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इस कंडक्टर के मटेरियल पे क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया। जब भी तुमको डाउट हो तो कंडक्टिंग मटेरियल पे गॉसियन सरफेस ले लो, और उस गॉसियन सरफेस के लिए लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू व्हाट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, इसका मतलब अगर ये कंडक्टर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या चाहिए बच्चा, जीरो। अगर ये कंडक्टर है, मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। मतलब इस पॉइंट के अंदर या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या चाहिए बच्चा, जीरो ही होगी। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो E की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे E की वैल्यू जीरो हुई, तुरंत पता चला फिर से कि Q इनसाइड, मतलब इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। क्योंकि इस पॉइंट पे तो देखो तुमको जो करना है करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे। अगर वहां कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगी, जीरो। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सब जगह क्या होगी, जीरो। तो उससे E की वैल्यू जीरो हुआ, इसका मतलब Q इनसाइड क्या हो गया, जीरो। और Q इनसाइड जीरो हुआ, इसका मतलब अगर यहां प्लस है तो यहां पे इंड्यूस्ड हुआ होगा, तो यहां पे क्या हो गया होगा बच्चा, माइनस हुआ होगा। अंदर वाले सरफेस में देखो दो सरफेस है, ये बाहर वाले सरफेस का नाम S2 ले लिया, और अंदर वाले सरफेस का नाम बच्चा S1 ले लिया। एक अंदर वाला सरफेस, एक अंदर वाला सरफेस, और एक बाहर वाला सरफेस। सो जैसे यहां पे देखा कि Q इनसाइड जीरो है, इसका मतलब अगर ये प्लस Q है तो 100% जो आउटर सरफेस पे क्या रहा होगा, माइनस Q रहा होगा। मतलब इसके सॉरी, आउटर मतलब इसके कंडक्टिंग के लिए इनर सरफेस हो गया। तो यहां पे क्या दिखा होगा बच्चा, अगर यहां इनसाइड जीरो दिखना है तो ये अगर प्लस Q है तो S1 पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस Q। कैसा आ गया, माइनस Q। सही है। अब पूरा कंडक्टर तो न्यूट्रल था भाई, पूरा कंडक्टर कैसा था, न्यूट्रल था। तो इसका मतलब अगर इनर कंडक्टिंग सरफेस पे माइनस है
तो आउटर पे कैसा आएगा, प्लस आएगा। तभी तो अभी भी तो पहले न्यूट्रल था, तो अभी भी कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। सही है। इसका मतलब कैसे अरेंजमेंट हुआ, देखो यहाँ पे चार्ज तुमने अगर प्लस क्यू रखा, सेंटर पे रहो या कुछ भी करो, ये क्या होगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये प्लस। सही है। मतलब अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू हो गया एंड बाहर वाले सरफेस पे क्या हो गया, प्लस क्यू। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पता चला, पक्का पता चला, यस और नो। सो इसके लिए बहुत बार ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिखाया, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सीधे किधर जाता है, प्लस टू माइनस। मतलब ये प्लस चार्ज है तो किधर दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस टू किधर दिखेगा, माइनस दिखेगा। जस्ट मैंने प्लेस ये करना बताया। ये पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, जीरो। और उसके बाहर भी दिखेगा, कैसा दिखेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। सही है। सो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेंटर में नहीं रहा तो मतलब ये हो गया होगा, देखो बच्चा ये लिख लिए होगे। अगर इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर ये स्फीयर ऐसा है और ये ऐसा है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, सही है, और यहां पे चार्ज सेंटर पे नहीं, यहां पे रख दिया है क्यू, मतलब सेंटर पे नहीं है, कहीं साइड में क्यू चार्ज रखा गया। तो क्वेश्चन अब क्या होगा, आंसर कुछ नहीं, अभी भी यहां पे क्या होगा बच्चा, माइनस ही होगा, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। प्लस वो जहां पे ये चार्ज है, माइनस वहां पे ज्यादा दिखेंगे क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और बाकी का माइनस इधर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। जो पास वाले होंगे वहां पे ज्यादा होगा, जहां डिस्टेंस दूर है वहां पे थोड़े चार्ज कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस है, जहां पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां दूर है तो अट्रैक्शन होगा, बट ठीक है वो माइनस थोड़े कम रहेंगे, माइनस ज्यादा किधर रहेंगे, उसके पास वाले में। तो कई बार बोलता है इसके लिए, ये एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो। तो कुछ नहीं, ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, सही है। कहीं पे भी देखोगे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, सरफेस से कैसा दिखना चाहिए, परपेंडिकुलर, सही है। सो ये प्लस से निकलेगा, किसके तरफ जाएगा बच्चा, माइनस के तरफ जाएगा, सही है। अंदर माइनस क्यू है तो बाहर क्या होने वाला है, सो बाहर प्लस क्यू ही होने वाला है, और बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन का बाहर से कोई लेना देना नहीं है, बस पहले से न्यूट्रल कंडक्टर था तो अभी भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब अगर यहाँ सेंटर पे, मतलब अंदर में प्लस क्यू चार्ज रखे हो, तो ये वाला जो स्फीयर S1 पे, जो सरफेस S1 पे जो चार्ज डेवलप होगा वो माइनस क्यू होगा, और सरफेस S2 पे जो चार्ज डेवलप होगा वो प्लस क्यू होगा। और इसके लिए फील्ड लाइन से कैसे दिखेगा, ऐसे ही बाहर निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चा, पक्का है। अब एक और ये देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। कौन सा नंबर, पॉइंट नंबर 7। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को थोड़ा बताओ तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अभी क्या किया, एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे ये एग्जांपल में देख लो बच्चा। क्या किया कि अंदर में चार्ज दे दिया माइनस क्यू, सेंटर पे ही है, चार्ज कितना है, माइनस क्यू। सेंटर पे हो ना हो क्या फर्क पड़ता है वैसे, यहाँ पे चार्ज दे दिया है माइनस क्यू कैविटी के अंदर, ये मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, सही है। और यहाँ पे दे दिया है प्लस 3Q, कितना दे दिया है, प्लस 3Q। और बोला है कि एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब ये अंदर वाला सरफेस जो है S1 ले लिया और बाहर वाला सरफेस S2 ले लिया। तो क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, पॉइंट चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, S1 पे भी क्या होगा और S2 पे भी क्या होगा। ठीक है, तो चेक करो, ये हो गया होगा बच्चा, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, सो कैसे होगा चेक करते हैं एक बार। सो पता चला कि बाहर का कोई भी चार्ज मैंने बताया था, अंदर में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज इनसाइड जीरो, चार्ज इनसाइड जीरो मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। इंडक्शन जो इनर सरफेस पर होगा प्लस। तो S1 पे क्या आ गया बच्चा, S1 पे प्लस क्यू आ गया, S1 पे क्या हो गया, प्लस क्यू। अब अगर ये प्लस क्यू है
तो ये तो एक्स्ट्रा प्लस क्यू आया ना, तो यहां पे क्या करेगा, माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस पूरे कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज तो 3q ही था ना, कितना था, 3q। तो अगर इनर वाले पे q दिखा तो बाहर कितना दिखना चाहिए, 2q। सो याद रखना है, अगर यहां माइनस है तो वो क्या करेगा, इधर जाएगा तो प्लस रहेगा, अगर इनर वाले पे प्लस है तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। इस पूरे पे 3q है तो 3q ही दिखना चाहिए, सही है। सो क्या पता चला कि अंदर पॉइंट चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, पॉइंट चार्ज पे माइनस क्यू ही चार्ज है। S1 पे कितना चार्ज है, सो आंसर है प्लस क्यू। एंड S2 सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, तो आंसर है प्लस 3q माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2q। कितना आ गया बच्चा, 2q। पक्का पता चला। सो फिर से ये पता चला कि बाहर का चार्ज, बाहर के कोई भी चार्ज अंदर के कैविटी पे, अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, अंदर के चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। बाहर का कोई भी चार्ज, कोई भी फील्ड अंदर में कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। जो हो रहा है बाहर में ही हो रहा है, अंदर वाला अंदर में आपस में देख ले रहे हैं और बाहर वाला बाहर में देख रहे हैं, ठीक है। इसी के अबाउट एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखते हैं, पहले इसको लिख लो फिर इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सो बच्चा हम क्या देखने वाले हैं अभी, जैसा मैंने बताया बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग पता है ना, कैप्टन अमेरिका के पास भी क्या रहता है, शील्ड रहता है। शील्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी दुनिया से। कैप्टन अमेरिका भी करता है, बाहर के जितने भी कुछ आते हैं ना, थॉर क्या आता है, थैनस आता है ना, उससे प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे लोगों से। वैसे ही चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया बच्चा, एक कोई भी कंडक्टर लिया और अंदर मैंने लिया एक कैविटी। क्या ले लिया, कैविटी। मतलब यहां पे मटेरियल है, यहां पे मटेरियल है, सही है। यहां पे एक चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज या कोई भी डिवाइस रख सकते हैं, बाद में डिवाइस रखेंगे। अब एक पॉइंट चार्ज रखा क्यू, क्या रखा, पॉइंट चार्ज क्यू। ये कंडक्टर न्यूट्रल था, कंडक्टर कैसा था, न्यूट्रल था। तो क्या होगा, तो आंसर है यहां पे माइनस क्यू हो जाएगा, इंडक्शन अभी देख चुके हैं बच्चा, अभी ध्यान रखो इस पे। तो S1 स्पेयर जो है ना, S1 उस पे चार्ज कितना हो गया बच्चा, माइनस क्यू। ये S2 स्पेयर, S2 पे क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस क्यू। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ध्यान से देखो। ये स्पेयर जो बनाया है, जो लिया है मैंने, वो कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, पर ठीक है। S2 पे चार्ज कितना हो गया बच्चा, प्लस क्यू। S1 पे अंदर वाले सरफेस पे कितना हो गया, माइनस क्यू, एंड बाहर वाले पे प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि ये पहले से कैसा था बच्चा, कंडक्टर न्यूट्रल था, सही है। अब इस पूरे सिस्टम को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, पूरे सिस्टम को किसमें प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। दिस वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन कौन अफेक्ट होगा, प्लस क्यू चार्ज, S1 सरफेस, S1 वाला चार्ज मतलब S1 सर अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, वो आउटर सरफेस S2 पे प्लस क्यू चार्ज, या तीनों में से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल फील्ड डाला तो क्या होगा। तो उस चीजों को समझने के लिए फिर से वही कंसेप्ट, पूरे ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, पूरे कंडक्टिंग मटेरियल पे कहीं भी चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट क्या दिखनी चाहिए, 0। इस पूरे कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखनी चाहिए, 0। तो मैंने पूरे कंडक्टिंग मटेरियल में से कहीं एक रैंडम पॉइंट ले लिया A, क्या पॉइंट ले लिया A, और इसको लेके ले लिया एक गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ किया बच्चा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सही है। इस पॉइंट ए जो कंडक्टिंग मटेरियल पे है उस पे गॉसियन सरफेस लिया। अब इस पॉइंट ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके किसके कॉज से होगा, आंसर है सबके कॉज से होगा। मतलब E due to Q, E due to surface S1, E due to surface S2 and external electric field। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E due to चार्ज, पॉइंट चार्ज Q, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस S1
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस S2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 1 2 3 4 चारों की कौन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पे दिखेगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दिखेगी? 0, क्योंकि है तो कंडक्टर पे ही ना, कंडक्टिंग मटेरियल पे ही हमने पॉइंट लिया है। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट सब कर रहे हैं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिख रहा है? 0। सही है? अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ होगा kq/x²। अगर ये सरफेस से पॉइंट बाहर चला गया तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो इस S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? kq/x²। बट ये प्लस में तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में। इसका मतलब इन दोनों के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख जा रहा है? 0। इसके कॉज से और इसके कॉज से मिलके यहां पे क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या बोला? पता चला पक्का? क्या बोला? अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे स्फीयर लेके देख लो, एक यहां पे कैविटी स्फेरिकल ले लो, तो उससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली समझ सकते हो। यहां पे माइनस चार्ज है, सही है, ये स्फीयर क्या है? अपना S1 है, ये पॉइंट चार्ज रखे हो प्लस क्यू, सरफेस S1 पे क्या है? माइनस क्यू। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq/x², और ये स्फीयर ही दिख रहा है ना, स्फीयर के लिए पॉइंट बाहर चला गया तो कैसे स्फीयर ट्रीट करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। तो कितनी वैल्यू होगी? kq/x², लेकिन चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो माइनस kq/x²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस S1, इसके कॉज से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे क्या दिखेगी? 0। तो अगर इन दोनों के मिला के 0 है तो कॉमन सेंस है इन दोनों को भी मिला के क्या रहा होगा? 0। इसका मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा वो किसके इक्वल टू होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस S2। मतलब इसके प्रेजेंस से किसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है बच्चा? S2 का। क्यों? क्योंकि S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल टू होना चाहिए? एक्सटर्नल, वो भी उल्टा। मतलब अगर इसका +10 है तो उसका क्या लिखना चाहिए? -10, तभी 0 होगा ना नेट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से कौन अफेक्टेड हो रहा है? बाहर वाला चार्ज खुद को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब इन सच ए फैशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल एंड ड्यू टू सरफेस S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंदर में? 0। सही है? इस पूरे प्रवचन से ये पता चला कि बाहर का चार्ज या बाहर का फील्ड अंदर वाले चार्ज को या अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जरा भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या बोला? पता चला? मतलब बाहर का फील्ड या बाहर का कोई भी चार्ज अंदर के किसी भी चार्ज को या अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ किसको अफेक्ट कर रहा है? बाहर वाले चार्ज को और बाहर वाले डिस्ट्रीब्यूशन को। सही है? उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, अंदर में कुछ भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है। सो इससे ये पता चला कि अंदर वाला अंदर सलट रहे हैं, बाहर वाला बाहर सलट ले रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। The property in which the external electric field does not affect inner distribution of charge or inner charge inside the cavity is called electrostatic shielding। सही है? तो इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, जो कि जरा भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज्यादा आ गया ना, कहीं पे भी करंट वगैरह फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी ज्यादा आ गया तो वो जल जाता है या खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक कैविटी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? कैविटी बड़ा सा बनाते हैं और उस कैविटी के अंदर उस डिवाइस को रख देते हैं। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस रहता है उसको कहां रख देते हैं? उस कैविटी के अंदर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है? बाहर का कोई भी फील्ड उसको अफेक्ट नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो होता क्या है कि बच्चा जब बारिश होती है ना, जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में बताया जाता है कि जब लाइटनिंग हो रही हो ना तो वो भी क्या है? काफी एक्सटर्नल, काफी हाई अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वहां।
तो कहां रहना चाहिए? तो कार के अंदर में जा सकते हो। कार भी एक कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है। और कंडक्टर का अंदर की चीजें क्या हो गई? कैविटी। मतलब अगर कार के तुम अंदर बैठ गए तो तुम्हारे अंदर जो भी अफेक्टेड होगा, अंदर वाला से अफेक्ट होगा। अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं। बाहर का कोई भी फील्ड, कार के बाहर का कोई भी फील्ड कैसे बना सकते हैं? देखो कुछ ऐसा, भावनाओं को समझ जाना। हाँ, यस है। सो ये पूरा एक कैविटी हो गया। मतलब अगर ये कैविटी हो गया, इसका मतलब अगर तुम यहां बैठे हो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा अंदर में कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो अंदर तुम क्या रहोगे? सेफ रहोगे। तो बताया जाता है लाइटनिंग के टाइम हमेशा अगर हम कार में है तो कार के अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैविटी जैसे काम करता है। ठीक है, सो ये हुआ बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लास्ट टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। इसको लिख लो फटाफट, उसको मैं कराता हूं। ठीक है, सो बच्चा आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। नाम क्या है? कोरोना डिस्चार्ज। वैसे भी कोरोना आया नहीं होता तो हम लोग सब क्लास में होते, क्लास में अच्छा फील होता। अभी यहाँ पे लेंस के सामने अच्छा फील हो रहा है। चलो, सो कोरोना का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक, इसको बचा के रखा था कि लास्ट में थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, सो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है पहले देखते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेके कोरोना डिस्चार्ज को एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे 2 स्पेयर दिया बच्चा। यार एक टॉपिक था जिसका नाम था पोटेंशियल, मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर के पहले दिन। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ना, Gm/R माइनस में लेते थे, वैसे KQ/R। ये सेकंड चैप्टर में आएगा डिटेल में, अभी सिर्फ फॉर्मूला में यूज करने वाला हूं। ठीक है, वाटर का फ्लो मैंने बताया था किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर का ही पोटेंशियल मैं नाम बोल रहा हूं। वैसे चार्ज का फ्लो होता है किधर से किधर बच्चा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग में सिखाया था। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं KQ/R यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो इसका रेडियस ले लिया बच्चा R1 क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है, और इसका रेडियस ले लिया R2 छोटा सा दिख रहा है, और हमें पता है R1 इज ग्रेटर देन R2। सही है, इस पे चार्ज कुछ रखा है, अभी क्या रखा है पता नहीं। इसका चार्ज लेते हैं Q1। कितना ले लिया बच्चा? Q1। इस पे भी कुछ चार्ज रहा होगा, उसका चार्ज ले लेते हैं Q2। सही है, इसका चार्ज Q1 ले लिया, उसका चार्ज क्या ले लिया बच्चा? Q2। ठीक है, और दोनों के बीच में ना एक वायर लगा दिया। देखो, दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर डाल दिया। पहले से सब इज्जत से इसके पास Q1 था, उसके पास Q2 था, अभी क्या लगा दिया? यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा दिया। कंडक्टिंग वायर। क्वेश्चन क्या होगा? तो क्वेश्चन ये है, खुद ही आंसर है। देखो, ये V1 पोटेंशियल पे है, मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रेशर रहा होगा, इसका भी कुछ रहा होगा। अब ऑफ कोर्स बड़ा है, चार्ज ज्यादा दिख रहा है, मतलब V1 इज ग्रेटर देन क्या दिख रहा है बच्चा? V2। सही, हो सकता है वो बड़ा हो, ये बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये बड़ा है, पोटेंशियल V1 बड़ा है, तो चार्ज किधर जाएगा? V1 से V2। अगर वो बड़ा रहता तो इधर से इधर आता। सही है, तो जैसे कंडक्टिंग वायर डाला ना, तो जिधर पोटेंशियल ज्यादा है उधर से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा। हमने अगर लेट V1 का पोटेंशियल ज्यादा रखा है तो चार्ज किस में जाएगा? इसमें V2 में जाएगा। तो इस पूरे में कब तक जाएगा बच्चा? तो तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का चार्ज सेम हो जाए। सही है, चार्ज यहाँ पे Q1 डैश हो गया, यहाँ पे Q2 डैश, मतलब ये कम हुआ होगा और वो ज्यादा हुआ होगा, लेकिन तब तक गया जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। मतलब V1 डैश पोटेंशियल इसका कम हुआ होगा, उसका ज्यादा, मतलब जो भी पोटेंशियल लेके रहेगा दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। दोनों की वैल्यू क्या रही होगी? सेम। सही है, मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो गया? V2। V1 इज इक्वल टू V2। अब चेक करो, V1 इज इक्वल टू V2 हुआ, सो V1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सो K इंटू Q/R। KQ/R बोला ना, तो K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश अपॉन क्या लिखा बच्चा? R। R मतलब क्या? R1। इसका रेडियस कितना है? R1। सही है बच्चा, यहां से सब यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये R1 है, और ये कितना है? R2। सो KQ/R यूज किया, सो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 डैश अपॉन क्या ले लिया? R2। Q2 डैश अपॉन R2।
ठीक है, अब देखो कि हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म में लेके आना है। किसके टर्म में? चार्ज डेंसिटी। ये कंडक्टर ही है ना, कंडक्टर ही है तो अंदर में चार्ज की वैल्यू 0, मतलब पूरा चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे, तो सिग्मा लिख सकते हैं। पूरा चार्ज अगर सरफेस पे है तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें ना बच्चा याद है कि ये q1 ऐसे अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया और ये 4 पाई r1। तुरंत याद आया कि ये स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी। बट हमें r1 नहीं चाहिए, हमें r1 स्क्वायर चाहिए। r1 क्या चाहिए? स्क्वायर। ठीक है, सो हमने एक यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर एक r1 डाला तो ऊपर में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी किया। सिमिलरली क्यों किया? क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए। यहाँ पे भी क्या लिखा? q2 डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये क्या चाहिए था? 4 पाई r2 स्क्वायर, तो ऊपर में क्या लिख दिया? r2। सही है। अब ये चार्ज पर यूनिट एरिया तो क्या हो गया? सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया सरफेस एरिया सिग्मा 1 इंटू r1 इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा 2 इंटू r2। इसका मतलब ये पता चला कि सिग्मा इंटू r की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। इट मींस दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रेसिप्रोकल टू रेडियस, रेसिप्रोकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी रेडियस को क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरे से ये पता चला कि जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसका मतलब जहां पे रेडियस ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे ऐसे बनाया, सही है, और ये ऐसे दिखा है, कंडक्टर ने दिया, 2 पॉइंट दिया, एक ए और एक पॉइंट बी। सो देखो चार्ज अगर इस पे बहुत सारा चार्ज दिया गया, प्लस चार्ज है, तो क्वेश्चन है प्लस चार्ज है, सही है। क्या सब जगह यूनिफॉर्मली एरिया दिख रहा है? क्या हर जगह रेडियस सेम दिख रहा है? आंसर है नहीं। इस पॉइंट पे रेडियस देखो तो कैसा दिख रहा है? ऐसे, मतलब स्फीयर बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, तो इसका रेडियस कुछ इतना रहा, सही है। ये हो गया रेडियस आर का, इस सरफेस का रेडियस इतना, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे ये 10th में था लाइट वाले चैप्टर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस क्या हो गया? ये इतू सा। तो रेडियस देखो कम किसका किस पॉइंट पे दिखा? बी पे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी इज वेरी लेस देन ए। और रेडियस से चार्ज डेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे आ गया? बी पे आ गया एज कंपेयर टू ए। इसका मतलब जब चार्ज यहां रखोगे ना, तो यहां पे चार्ज कम होगा और यहां पे बहुत ज्यादा दिखेगा। क्या दिखेगा? बहुत ही ज्यादा दिखेगा। मतलब जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगा, और जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन इससे हुआ क्या? पहले इतना तो समझ में आया ना, ये टॉपिक में मैंने ये समझाया कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर है। तो उससे पता चला कि जहां भी शार्प एज होता है, कौन सा एज होता है? शार्प एज होता है। बच्चा ये लिख लिए होगे या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करके यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं इसी टॉपिक का। सो लिख लिए होगे, ठीक है। सो चेक करो क्या करना है बच्चा, कि पता चला ये कि जहां भी शार्प एज है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये कंडक्टर लिया, तो शार्प एज कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी क्या होगी? बहुत ज्यादा। इधर कम होगी और इधर क्या होगी? बहुत ज्यादा। क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो हुआ ये कि सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो मतलब ऐसा रहा होगा, मैं यहाँ पे के दिखा रहा हूं, यहां पे बहुत ही शार्प एज है, बहुत ही कम यहाँ पे रेडियस है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? आंसर है होंगे। कई चीजें कोई भी रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में ही रखते हैं। सो जो भी एयर पार्टिकल्स रहेंगे, उस एयर पार्टिकल में प्लस भी होगा और क्या होगा? माइनस भी होगा।
अब ये शार्प एज की कॉज से क्या, शार्प एज कम है मतलब शार्प एज कम होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी इस पर्टिकुलर ए पे ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला माइनस को क्या कर लेगा, खींच लेगा। मतलब एयर पार्टिकल क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। इस एयर पार्टिकल का माइनस इधर क्या होगा, ट्रांसफर। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, ये बहुत सारे जो एयर पार्टिकल रहेंगे इनके ये प्लस अगर है तो इनके नेगेटिव पार्टिकल किधर ट्रांसफर होंगे, इस पे। तो जितना नेगेटिव पार्टिकल इस पे जाते जाएगा उतना चार्ज की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। देखो जितना नेगेटिव, सपोज पहले से यहाँ पे 100 पॉजिटिव चार्ज था, अब एक एक करके नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर वो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। मतलब ये डिस्चार्ज होते जा रहा है, कम होते जा रही है, इसका मतलब क्या होते जा रहा है, ये डिस्चार्ज होते जा रहा है। एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसी टॉपिक को बच्चा क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। लाइटनिंग जो होती है ना, वो भी कोरोना डिस्चार्ज का ही एक टॉपिक ये है कि इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि वो एयर पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। इसीलिए वो कड़कता हो, जो स्पार्क दिखता है ना, जो चमकते हुए दिखता है, वो क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। बाल पता है खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे जगह देखे होंगे कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक नया टॉपिक है बच्चा, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ना, ये जो एज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, ये अगर बाल है तो वो भी क्या है, न्यूट्रल, तो वहां के पार्टिकल्स क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। और जैसे इसके आसपास में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हो तो आयोनाइज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये खड़ा जैसा हो जाता है। तो वो भी किसका एक टॉपिक है, कोरोना डिस्चार्ज की कॉज से ही होता है कि वहां हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट करते हैं ना, अराउंड, ध्यान नहीं है मेरे को, पोटेंशियल की वैल्यू शायद 3 × 10⁻⁶ वोल्ट जब रहता है ना, इतना हाई पोटेंशियल के लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एयर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज इन द सेंस उसके पार्टिकल को ये ले लेता है, मतलब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट टॉपिक इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। एंड ये पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आयोनाइज। वैसे ही जब यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। सही है। सो बहुत अच्छा फील हुआ कोरोना डिस्चार्ज को लेके। ये पूरा अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अब सेकंड चैप्टर पे आएंगे। सेकंड चैप्टर में देखते हैं बच्चा कैसे क्लास लिया जाएगा, लाइव होगा या वीडियोस ही कंटिन्यू होंगे, वो देखेंगे। आप लोग अच्छे से करो। दूसरा, इतना कुछ करने के बाद JEE हो या नीट हो या बोर्ड हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से नहीं बनेगा। बट स्टिल आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद बच्चा मैं बुकलेट का जो एक्सरसाइज 1 2 3 ये तीनों एक्सरसाइज होते हैं उसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इस वीडियो के नीचे नोट्स के साथ वो वर्कशीट भी रहेगा। वर्कशीट इन द सेंस बुकलेट का ही क्वेश्चन सीट रहेगा, ठीक है। वो आपको कंप्लीट करना है एंड देन फिर नए एनर्जी के साथ, नए होप के साथ नए चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।